आज के इस वीडियो में हम बोर्ड कक्षाओं की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हमने प्रकाश का अपवर्तन तो पहले पढ़ा हुआ है, बट इसमें एक नई बिंदु आ रही हैं जिनको हम कहते हैं प्रिज्म। आखिर प्रिज्म क्या है, इसको हमें समझना आवश्यक है। तो लेंस के बारे में हमने सुना था कि लेंस का निर्माण कब होता है, तो जब दो गोलीय पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शी माध्यम को भर देते हैं तो वो लेंस का निर्माण हो जाता है। यहाँ क्या है, किन्हीं दो समतल पृष्ठों के बीच। अब समतल पृष्ठों को हम पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। ये पुस्तक है, एक समतल पृष्ठ ये है और दूसरा समतल पृष्ठ ये है, मान लेते हैं। और किन्हीं दो समतल पृष्ठों के बीच, कैसे समतल पृष्ठ हों, जो एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके हों। ऐसे दो समतल पृष्ठ जो एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके हों, इनके बीच अगर हम किसी पारदर्शी माध्यम को भर देंगे तो जो नई हमें 3D फिगर प्राप्त होगी, जो नई वस्तु हमको प्राप्त होगी, वो क्या होगी, हमारी प्रिज्म कहलाएगी। तो किन्हीं दो समतल पृष्ठों के बीच जो किसी कोण पर झुके हों, किसी पारदर्शी माध्यम को अगर हम भर दें तो हमको एक प्रिज्म प्राप्त होता है। जिन दो पृष्ठों के बीच हम पारदर्शी माध्यम भरेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। क्योंकि जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो इन्हीं पृष्ठों पर होगा। अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो इसी पृष्ठ पर आपतित होगा, और निर्गमित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलेगा। और इनके बीच का जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, अपवर्तक कोण। और जो तीसरा जो फिगर दिख रहा है BCFE, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म का आधार। प्रिज्म की एक खास बात होती है, प्रिज्म से अपवर्तन की एक खास बात ये होती है कि मान लेते हैं ये कोई प्रिज्म है 2D फिगर में, इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो जो दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण होगी वो सदैव प्रिज्म के आधार की ओर, अर्थात नीचे की ओर झुक जाएगी। किसी भी एंगल पर आपतित हो, मगर निर्गमित किरण हमेशा आधार की ओर झुकेगी। ये किरण देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रही है। अगर ये विचलित ना होती, प्रिज्म ना होता, तो एक किरण ऐसे सीधे निकलती चली जाती। परंतु प्रिज्म आया तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात किरण सदैव आधार की ओर झुकेगी। ये प्रिज्म की खासियत होती है। अच्छा, ये अपवर्तन होता किस लिए है, किस कारण से होता है, कैसे होता है, इसको हम यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे। हम लोगों ने अपवर्तन को तो पढ़ा ही होगा, और अपवर्तन में बताया था आपको हमने कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो अभिलंब के नज़दीक आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। इन दो घटनाओं को हम याद रखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने आपको अपवर्तन वाले चैप्टर में समझाई हैं। इनको अगर हमने ध्यान रखा है तो इसको समझना बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए मानते हैं ये कोई प्रिज्म है। प्रिज्म जो है वो कांच का बना हुआ है, और इसके दोनों ओर जो माध्यम है वो कैसा है, वायु का माध्यम है। इस चीज़ को तो आसानी से मान सकते हैं। तो वायु जो होगा, कांच कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन, और जबकि वायु दोनों ओर कैसा माध्यम है, विरल। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। मानते हैं ये कोई PQ जो है ये आपतित किरण है। कैसी किरण है, आपतित किरण। ये आती है और प्रिज्म के पहले पृष्ठ AB पर बिंदु B पर आपतित होती है। और अपवर्तन की घटना में हमने अभिलंब का बहुत महत्व देखा है। तो क्या करेंगे, जिस बिंदु पर ये किरण आपतित हुई है वहां पर हमने एक अभिलंब N और N' खींच लिया। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण I। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण I, इंसिडेंट एंगल। अब बात करते हैं, चूंकि हमने बताया था, आपसे बात की थी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब के नजदीक जाएगी किरण। तो क्या हुआ, यहाँ वायु से किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ पहुंची, कांच में। वायु सरल माध्यम था, जबकि कांच कैसा माध्यम है, सघन। तो किरण जो ये सीधी निकलती जा रही थी अब क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। वैसे अगर ये माध्यम या प्रिज्म ना होता तो ये किरण बिल्कुल सीधी ऐसे निकलती चली जाती, GH वाले रास्ते पर निकलती चली जाती।
परंतु प्रिज्म आ गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, तो क्या हुआ, जो ये किरण सीधी जा रही थी ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई, और अभिलंब की ओर झुकी तो कौन से रास्ते पर निकल गई, ई एफ वाले रास्ते पर। ये एफ है, या ये बिंदु जो है एफ है, ध्यान रखेंगे, ई एफ वाले रास्ते पर निकली, और ई एफ वाले रास्ते पर निकलते समय क्या हुआ, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। चलिए यहाँ पर जब ये निकली तो अब एक बार अपवर्तन हो गया तो यहाँ पर कोई विचलन नहीं हुआ, बिल्कुल ये सीधे निकलती चली गई। आई अब कहाँ ये आपतित होगी जाकर, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु F पर, E से निकली, अब कहाँ आपतित हुई जाकर, AC के बिंदु F पर। अब जब F पर आपतित हुई, बताया था आपको आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं, तो यहाँ भी हमने अभिलंब MM' खींच लिया। यहाँ से अपवर्तन के पश्चात किरण कहाँ जाएगी, कांच से वायु में। कांच कैसा माध्यम है हमारा, सघन माध्यम है। वायु कैसा माध्यम है हमारा, विरल या सरल माध्यम है। तो जब हमने बताया था कि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये किरण वैसे अगर इसका दूसरा पृष्ठ ना होता तो ऐसे ही निकलती ये चली जाती बिल्कुल सीधी, परंतु क्या हुआ, यहाँ सघन माध्यम था और यहाँ कैसा माध्यम था, विरल, तो ये सीधी ना निकलकर थोड़ी सी विचलित हो गई, और विचलित होने में इसने क्या किया, अभिलंब जिस रास्ते पर आ रही थी अभिलंब से थोड़ा और दूर हट गई, और दूर हटने के कारण यह क्या हुई, प्रिज्म के आधार की ओर झुक गई। तो इसका कारण यही है कि 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार किरण वायु से कांच में अर्थात सरल से सघन माध्यम में जाती है, जबकि दूसरे अपवर्तन के दौरान सघन से विरल माध्यम में जाती है, और इसी कारण जो हमने समझा है तो आई हुई किरण अभिलंब की ओर झुकती हुई प्रिज्म के आधार की ओर झुकती हुई आगे की ओर निकल जाती है। अब बात करेंगे, यह किरण आपतित किरण थी, ये हम लोग देख रहे हैं, और यह किरण क्या है, निर्गत किरण। निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर यह आपतित किरण को एक बिंदु पर काटती है। तो प्रारंभिक आपतित किरण और अंतिम निर्गत किरण के बीच जो ये कोण बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे, क्योंकि अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये किरण बिल्कुल सीधे निकल जाती। प्रिज्म के कारण अंतिम किरण कितना झुक गई, इतना झुक गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन। विचलन मतलब इतनी विचलित हो गई, इतना कोण इसने अपने मार्ग से डाइवर्जन कर लिया, तो ये इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। कभी कभी इसको डेल्टा एम भी लिखते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। डेल्टा एम क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण होता है। डेल्टा विचलन कोण बोला जाता है, डेल्टा एम को अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं। अब विचलन का मतलब किरण अपने प्रारंभिक मार्ग से कितने कोण पर निर्गत हुई है, इसको हम लोग विचलन कोण कहेंगे। तो इससे हम समझे कि प्रकाश क्या होता है, किस कारण अभिलंब के प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। इस चीज़ को हम समझ गए अच्छे तरीके से। अब बात करेंगे कि प्रिज्म में एक और खासियत हमने देखी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और वो है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो पहले वर्ण विक्षेपण को समझ लेते हैं, आखिर वर्ण विक्षेपण क्या है। अगर शब्द को हम अच्छे से देख लें तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का होता है अर्थ अलग अलग करना, ठीक है। तो किसी माध्यम में प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में अलग अलग हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ध्यान रहेगा। या कभी कभी परिक्षेपण भी कह देते हैं इसको, तो वही सेम मीनिंग है। प्रकाश का किसी भी माध्यम में प्रवेश करने के दौरान या अपवर्तन के दौरान अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है और वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, इसको समझेंगे। तो जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण, ध्यान रखेंगे वर्ण विक्षेपण सदैव श्वेत प्रकाश की किरणों में होगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इन 7 रंगों को हम लोग विवग्योर कहते हैं, या हिंदी में बैनी आह पिनाला के कोड से इसको जानते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, मतलब इसके 7 रंग अलग अलग हमको दिखाई देने लगते हैं, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अर्थात प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश की किरणों को हमने उसके अवयवी रंगों में अलग अलग कर दिया,
इसको हम क्या कहेंगे? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। समझ गए? अब इनमें 7 रंग कौन से होते हैं? तो हमने अभी कोड लिखा है VIBGYOR, विवग्योर। इसको हिंदी में बैनी आ पीनाला, इस कोड के नाम से भी जानते हैं। कक्षा 6-7 में शायद हमने इनके बारे में पढ़ा भी हो। वी का मतलब वॉयलेट या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बैगनी। ये 7 रंग हैं जिनको मिलाकर श्वेत प्रकाश बनता है। आई इंडिगो मतलब नीला, बी का मतलब ब्लू मतलब आसमानी, जी का मतलब ग्रीन मतलब हिंदी में हरा, वाई का मतलब येलो पीला, ओ का मतलब ऑरेंज नारंगी, और रेड का आर का मतलब रेड लाल। तो ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को मिलने के पश्चात सूर्य का श्वेत प्रकाश बनता है। और जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बचपन में हमने ये प्रक्रिया खूब की है और अच्छे से इसको समझा भी है। बचपन में हम लोग अपनी स्केल लाते थे और स्केल के सहायता से देखते थे कि जब हम स्केल को अपनी आंखों के सामने लगाते थे तो स्केल के पीछे की ओर अलग अलग रंग हमको दिखाई देते थे। वो किस कारण से होता था? तो इसी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता था। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनके बारे में बात करेंगे। तो जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन के बारे में बात की थी। विचलन क्या था? कि वह किरण प्रारंभिक मार्ग से कितना ज़्यादा नीचे की ओर झुकेगी। तो सबसे ज़्यादा नीचे कौन झुक रही है? बैगनी कलर की। तो सबसे ज़्यादा विचलन किस कलर का होगा? विचलन सबसे ज़्यादा किसका होगा? ज़्यादा। तो V मतलब वॉयलेट मतलब बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम विचलन किसका होगा? तो सबसे आखिरी कलर कौन सा है? रेड। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। अब जिसका विचलन ज़्यादा होता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलने की क्रिया। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलने की क्रिया। तो जिस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा होगा। विचलन और प्रकीर्णन सेम। विचलन सबसे ज़्यादा किसका है? बैगनी का। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन भी किस रंग का होगा? बैगनी का। फैलाव, अभी प्रकीर्णन को परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। छोटे छोटे जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम यही डिस्कस कर दे रहे हैं उसके बारे में। अब बात करेंगे तरंग दैर्ध्य के बारे में। तरंग दैर्ध्य किस रंग की सबसे अधिक होती है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लाल रंग की। और सबसे कम किसकी होगी? तो बैगनी रंग की। ध्यान रखेंगे, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी है? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? बैगनी रंग की। अगर आवृत्ति की बात करेंगे, इसको n से दिखाते हैं या फ्रीक्वेंसी f से दिखाते हैं। तो आवृत्ति की अगर हम बात करेंगे तो आवृत्ति के मामले में सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो है वो किसकी होगी? बैगनी रंग की। और सबसे कम आवृत्ति की अगर बात करेंगे तो किसकी होगी? लाल रंग की। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका है? बैगनी रंग का। सबसे कम विचलन किसका है? लाल रंग का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका है? बैगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका है? तो लाल रंग का। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपके जनरली पूछे जाते हैं। तरंग दैर्ध्य के मामले में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? बैगनी रंग की। अगर आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैगनी रंग की होगी और सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दृश्य प्रकाश जो हम देख सकते हैं, तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 से 800 नैनोमीटर की होती है या 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के लगभग में होती है। दोनों ऑप्शन आपको दे सकता है तो आप इसका आंसर दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 400 से 800 नैनोमीटर कह सकते हैं या तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। ये दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में केवल ये 7 रंग ही नहीं निकलते और कुछ भी
तरंगे निकलती हैं, मगर उनको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो अवरक्त विकिरण होती हैं, तो उनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ गए। अब बात करते हैं प्रकीर्णन। अभी एक टॉपिक आया था प्रकीर्णन आखिर क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक तो वर्ण विक्षेपण हमने डिस्कस किया है, और एक टॉपिक डिस्कस किया है हमने भी प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो माध्यम में छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण माध्यम में होते हैं। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो उन छोटे छोटे कणों से प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। जिन जिन कणों पर आपतित होगा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाएगा, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन। ठीक है, तो अगर परिभाषा के माध्यम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपने माध्यम में पड़ने वाले कणों के ऊपर पड़ने के पश्चात सभी दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम समझो, अगर प्रकीर्णन को समझ चुके हैं तो अब इनसे संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है प्रकीर्णन से संबंधित? तो एक क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या समुद्र हमको नीला क्यों दिखाई देता है? तो क्या हम इसका आंसर देंगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है या समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते समय माध्यम में उपस्थित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। इस कारण सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जब बैगनी रंग का होता है तो हमें आकाश कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। और यही बिल्कुल सेम रीजन समुद्र में है। समुद्र में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होगा, नीले रंग का, और इस कारण हमको क्या दिखाई देगा, समुद्र नीले रंग का दिखाई देगा। एक और क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट भी पूछ देते हैं कि रात्रि के समय आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो रात्रि के समय तो हमारे वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, और जब प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा तो प्रकीर्णन प्रकाश का नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो अंतरिक्ष का रंग कैसा है, काला। तो हमें बिल्कुल बाहर की ओर का अंतरिक्ष दिखाई देगा, जिसके कारण आसमान हमको कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोड के सिग्नल हैं तो उसमें खतरे का रंग लाल क्यों रखा जाता है? तो खतरे का रंग जो है वो लाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि लाल रंग का विचलन और प्रकीर्णन दोनों सबसे कम होते हैं। जो लाल रंग है, खतरे का निशान, उसको लाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका विचलन और प्रकीर्णन दोनों सबसे कम होते हैं, जिसके कारण अगर हम खतरे का रंग लाल रखेंगे तो सिग्नल देते समय यह रंग बहुत ज़्यादा दूर तक बिना विचलित हुए आसानी से पहुंच सकता है। तो दूर से भी किसी व्यक्ति को खतरे का निशान आसानी से दिखाई दे जाए, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन और विचलन सबसे कम होने के कारण इसका रंग कैसा रखा जाता है, खतरे के निशान का रंग लाल रखा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने समझा। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक प्रकीर्णन के से रिलेटेड हो गया, वर्ण विक्षेपण से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इसी से प्रकीर्णन से रिलेटेड है, और वो है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, हमने देखा होगा जब सूर्योदय हो रहा होता है या सूर्यास्त होता है उस समय आकाश जो है हमको लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? नीला हमने समझ लिया, लाल क्यों दिखाई देता है इसको हम समझेंगे। तो मान लिया ये हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। जब दोपहर का वक्त होगा तो सूर्य हमारे सबसे नज़दीक होगा। मान लिया यहाँ पर हम हैं तो सूर्य हमारे सबसे नज़दीक होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होगा, नीले रंग का, और वो नीला रंग हमको आसानी से दिखाई देगा। तो इस समय हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला, क्योंकि हमारे नज़दीक है तो नीला रंग हम आसानी से देख लेंगे क्योंकि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है। परंतु सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ होता है, हमसे सबसे दूर। जब सबसे दूर होता है सबसे ज़्यादा लेंथ है, मैक्सिमम, ये मिनिमम लेंथ होती है, डिस्टेंस होती, सॉरी,
ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा दूरी पर सूर्य होगा। और जब सूर्य सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वायुमंडल में, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो जो बैगनी नीला रंग है ये प्रकीर्णन के बाद बहुत कम ही दूरी तक तय कम कर पाते हैं। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा उससे निकला नीला रंग, बैगनी रंग सबसे कम दूरी तय करेंगे। तो हमारी आंखों तक कौन सा प्रकाश पहुंचता है? जिसका विचलन सबसे कम हो। और किसका विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा दूरी पर जब सूर्य होता है तब हमारी आंख तक कोई और रंग नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो विचलन के कारण रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं, लगभग मतलब नगण्य हो जाते हैं। सबसे कह सकते हैं कि ज़्यादा सफ़र कौन तय करता है? तो रेड कलर सबसे ज़्यादा दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। किस समय? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, क्योंकि उस समय सूर्य की दूरी हमसे सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसी स्थिति में जब हमारी आंखों तक लाल रंग ही पहुंचेगा। अब हम ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ये भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। वर्ण विक्षेपण अभी हमने पढ़ा है, उसके कारण के बारे में जानेंगे। आखिर क्या कारण है कि प्रिज्म से जब प्रकाश बाहर की ओर गुजरता है तो वह अपने रंगों में क्यों टूट जाता है? इसका कारण क्या है इसको समझेंगे तो बात करेंगे। क्योंकि सभी रंगों की जो तरंग दैर्ध्य है या कह सकते हैं कि आवृत्ति है वो अलग अलग होती है। सभी प्रकार के रंगों की, प्रकाश की तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के रंगों की जो चालें हैं वो सघन माध्यम में अलग अलग होती हैं। चूँकि वायु जैसा माध्यम है तो ये सभी प्रकाश वायु में एक समान वेग से चलते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण है इसमें सातों रंग होते हैं परंतु समान वेग से चल रहे हैं, जिसके कारण यह हमको एक अकेली किरण श्वेत रंग के रूप में दिखाई देती है। परंतु जब यह प्रिज्म से 2 बार अपवर्तित होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? चूंकि सभी रंगों की सघन माध्यम में चालें अलग अलग हैं तो चाल अलग अलग होने के कारण इनका जो विचलन कोण होता है यह बदल जाता है। तो 1 मिनट के लिए हम सबसे पहले समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो प्रकाश के अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक n और विचलन कोण में संबंध होता है sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a अपॉन 2। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिज्म के विचलन कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। तो यहाँ पर ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, अगले बार में हम इसके संबंधित न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे सभी रंगों का अपवर्तनांक क्या है? अलग अलग। n का मान अलग अलग है तो उनके संगत विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। क्योंकि श्वेत प्रकाश की किरण वायु में चल रही थी तब सभी का वेग एक समान था तो ये हमें केवल एक किरण दिखाई दे रही थी। परंतु क्या हुआ, जब ये सघन माध्यम में प्रवेश की तो यहाँ पर सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक कैसा था? अलग अलग। सभी रंगों की चाल कैसी थी? अलग अलग। तो जब अपवर्तनांक अलग अलग था तो सभी रंगों के लिए प्रिज्म के संगत विचलन कोण, मतलब प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान भी कैसा मिला? अलग अलग मिला। तो जब ये किरणें अलग अलग कोणों पर विचलित होंगी तो ये अपवर्तन के पश्चात हमको कैसी दिखाई देंगी? अलग अलग दिखाई देंगी। और अलग अलग दिखने के कारण को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो मेन कारण क्या है? प्रकाश का सघन माध्यम में विभिन्न रंगों की चाल अलग अलग होना, उनका अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण प्रिज्म से निर्गत प्रकाश का विचलन कोण भी अलग अलग होता है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अलग अलग विचलन कोण के कारण यह सभी रंग हमको अपवर्तन के पश्चात अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक साथ हमने 2 टॉपिकों को डिस्कस कर लिया है, एक तो वर्ण विक्षेपण का कारण और अपवर्तनांक प्रिज्म कोण और विचलन कोण के बीच संबंध। इस पर अधिकतर न्यूमेरिकल और इस फार्मूले को अधिकतर पेपर में पूछा जाता है तो इसको अपने आप माइंड में रखेंगे। अगली बार में हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। अगला क्या है? इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष हमने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, बरसात के बाद अगर धूप निकलती है तो हमको आसमान में इंद्रधनुष टाइप का बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष आसमान में बन रहा होता है। इसका कारण क्या होता है?
तो इंद्रधनुष का कारण क्या होता है, जब बरसात होती है तो आकाश में बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जब बरसात के तुरंत बाद धूप निकलती है, सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से होकर गुजरता है। मान लिया ये कोई बूंद थी, तो बूंद में कोई प्रकाश अपवर्तित हुआ, बूंद के अंदर पहुंचा, और अंदर पहुंचने पर प्रकाश पुनः अपवर्तित हुआ, और जब बाहर निकलता है तो ये छोटी छोटी बूंदें कैसा व्यवहार करती हैं, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। और ये श्वेत प्रकाश की किरण, जो सूर्य का प्रकाश था, ये अपने रंगों में विभक्त हो जाता है, और इन बूंदों से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने के कारण हमें आकाश में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। अब एक और टॉपिक है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या था, ये भी हमने दैनिक जीवन में देखा होगा कि अगर बिल्कुल अंधेरे कमरे में कहीं एक छोटी सी ऐसी जगह है जहाँ से सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर आ रहा हो, पूरा बंद कमरा है, अंधेरा है बिल्कुल, और उसमें छोटे से कहीं छिद्र से या छोटे से रोशनदान से प्रकाश जब कमरे के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि उस प्रकाश की किरण में हमें छोटे छोटे कण गति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रोशनदान से आने वाले प्रकाश में जब कण बीच में पड़ते हैं तो उनसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अर्थात हमको कण कैसे दिखाई देंगे, चमकते हुए। चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो किसी कोलाइडी विलयन के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णित होने की घटना को या प्रकाश किरण के प्रकीर्णित होने की घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्रकाश की किरण के बीच छोटे छोटे कण चमकते हुए और इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं, ये टिंडल प्रभाव में आता है। एक और है टॉपिक जिसको हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। हम रात में देखते हैं कि तारे हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, एक बार चमकेंगे फिर बुझ जाएंगे फिर चमकेंगे, ऐसी घटना क्यों होती है। और इसमें एक और घटना जुड़ी है जिसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आखिर ये घटनाएं क्या हैं, तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे नीचे की वायु जो होती है सबसे भारी होती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वायु कैसी होती चली जाएगी, हल्की होती चली जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी वायुमंडल में लेयर बन जाती हैं वायु की। सबसे नीचे की लेयर सबसे ज़्यादा भारी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा सघन होगी, ऊपर वाली इससे कम सघन होगी, इससे ऊपर वाली इससे भी कम सघन होगी, और सबसे ऊपर वाली सबसे कम सघन होगी। तो यहाँ जो ये परतें बनी हुई हैं ये अपवर्तन के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में है, या सघनता के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब ये सबसे कम सघन, ये उससे ज़्यादा सघन है, और ये वाली सबसे ज़्यादा सघन है। अब क्या होता है, जब प्रकाश कोई प्रवेश करता है तो ये बार बार अपवर्तित होता है, विभिन्न परतों के द्वारा बार बार अपवर्तित होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। और यही कारण है कि तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब परिभाषा के रूप में समझेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं जिनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इन विभिन्न परतों से उस प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, और बार बार अपवर्तन होने की घटना को क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन बोलेंगे। और यही कारण है कि तारे हमको कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब तारों से आने वाला प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल से बार बार अपवर्तित होता है, तो बार बार अपवर्तित होने के कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आज के विषय में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड, एक तो मानव नेत्र वाला लेसन है और एक प्रिज्म वाला लेसन है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।